एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम लगभग 1000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। 500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। जैसे ये डायग्राम में बताया गया, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी और संडासी आदि मिले। हंसिया, कुल्हाड़ी, संडासी आदि। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृषि में 2 नए परिवर्तन हुए थे। एक लोहे के औजारों का प्रयोग चालू हुआ था और दूसरा रोपाई, जो कि धान की रोपाई है। उसके बाद में सिंचाई भी चालू हुई। नए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय द्वारा सिंचाई की जाती थी। इससे कृषि की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। अब इसमें बताया गया कि सिंचाई में आए परिवर्तन, इससे क्या परिवर्तन हुआ। लोगों द्वारा श्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, जिससे उत्पादकता बढ़ी। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जैसे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला और साधारण हलवाहों को उणुवार या भूमिहीन मजदूर कहा जाता था। और दासों को केडिसियार और अधिमई कहा जाता था। जैसे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवालों को उणुवार और भूमिहीन मजदूर और दासों को केडिसियार और आदिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्सों में गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। अर्थात कहा जा सकता है कि ग्राम भोजक का पद आनुवंशिकी था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त भूस्वामी के प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम भी इन भूस्वामियों को दे देते थे। और ये साथ ही साथ ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीबन 320 CE से 300 CE तक मानी जाती है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इन्हें संगम कहा जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया वे संगम साहित्य में पाए। नगर क्या कहती है कहानी है। यात्रा विवरण, मूर्तिकला, पुरातत्व।
तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां जो लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुकों ने इनका संकलन किया, जहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब इस कहानी का कोई मतलब तो है नहीं, एक निर्धन की चतुराई कहानी है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था, जहाँ लोग आते जाते थे रहते थे। सांची की मूर्ति कला, ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है, जो नीचे दर्शाया गया है। दिल्ली के पास वेलियकूप मिले हैं। ये गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वेलियकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादातर समय तक टिक नहीं पाए और नष्ट हो गए। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम है बेरीगाजा। भरूच एक बंदरगाह था। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। और यहाँ से क्या क्या निर्यात होता था? हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। आहा सिक्कों के बारे में बताया गया है। हाथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनको ठोक के बनाया जाता है, ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहा सिक्के कहलाते थे। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में थे। सबसे पुराने आहा सिक्के करीब 400-500 साल तक चले। ये चांदी और तांबे के सिक्के भी आहा सिक्कों के रूप में बनाए गए थे। ठोक के बनाए जाते थे, मतलब ठाप लगाई जाती थी, जो उभर जाते थे एक तरफ से, आहा सिक्के के लिए। ये भी ऐसे कहानी बताई गई है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यहाँ 500 साल से ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ 2500 साल से ज्यादा यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट, मथुरा क्या था? बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मतलब 1 सेंचुरी सी में मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पहली थी जो कि पुरक्रेशियर, क्या नाम अपना, वर्तमान के पेशावर था। वो जो वर्तमान में अभी पेशावर है, वो कुषाणों की फर्स्ट राजधानी थी। और सेकंड कौन सा है? मथुरा, लेकिन उसका कुछ और भी नाम है, वो अभी मैं भूल गया उसको। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर एक संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख भी मिले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी काला चमके पात्र, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वियर, यहाँ भी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वियर के प्रमाण मिले। जैसे ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। शिल्प तथा शिल्पकार,
पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। अन्य दूसरी चीजें भी मिले, लेकिन वो नष्ट हो गए। जैसे कपड़ों का उत्पादन बहुत हो, जैसे उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे, जिसे श्रेणी कहते हैं। व्यापारी और शिल्पकारों के संघ होते थे, उन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अब अरिकामेडु के बारे में बताया। अरिकामेडु पौंडीचेरी में स्थित है। यह तमिलनाडु का रोम के साथ में व्यापार होता था उस अरिकामेडु से। ये लगभग 1 सेंचुरी BCE से 1 से 2 सेंचुरी CE तक इसका काल माना जाता है, अर्थात 200 AD, जो कनिष्क का काल माना जाता है। वैसे 127 AD से 150 AD कनिष्क का काल, और ये माना जाता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारते थे। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फारो जैसे पात्र मिले, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र जैसे अन्य जगह पर क्या प्रमाण थे, जैसे ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्टस। इसका काल वही है जो कि कुषाण काल रहा है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का शहर बनाया है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर, महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़ी रंगमंडल एम्फी थिएटर बनाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 1000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहार सिक्के लगभग 500 साल पहले। संगम साहित्य 300 BCE से 300 CE के बीच में संगम साहित्य का काल माना जाता है। अरिकामेडु का पतन लगभग 1 से 2 सेंचुरी CE के बीच का माना जाता है। क्लास 6 चैप्टर 8 समाप्त हुआ।